हेलो बच्चों। आज हम लोग अपना लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर लिया था, जिसे मैंने nth टर्म में भी आपको सिखाया था। उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमने लगाए थे और फिर हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स स्टार्ट कर लिया था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक पहुँच चुके थे कि अगर हमारे को एक प्रोग्रेशन ऐसा मिलेगा जहाँ मुझे इनके सम निकालना होगा। ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन रेशियो आर हो गया, ये पूरे एन टर्म्स लिखे हुए हैं। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये हमारा सम आएगा एन टर्म्स का। ये डिस्कशन हमारा आपका हुआ था लास्ट क्लास में, फिर हम लोगों ने इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखे थे। आज इसी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे देखिएगा, समझिए कि जैसे मैंने आपको ये दे दिया कि भाई हमको इसका सम निकालना है, 5 + 5² +5³ +5⁴, और ऐसे हम जा रहे हैं अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मतलब जैसे जब हम n नंबर ऑफ टर्म्स तक जाया करते थे, आपको भी ध्यान है कि सम कैसा हो जाता था। अगर मैं Sn की बात करता हूं, मतलब कि मैं फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना चाहता हूं, इसको हम लोग कैसे लिख रहे होते हैं आप जरा देखना। तब आप लिख रहे होते फर्स्ट टर्म 5, ठीक, फिर रेशियो भी 5 था, सो 5 की पावर n माइनस वन अपॉन 5 माइनस वन, ये बन गया होता हमारे पास रिजल्ट। मतलब Sn क्या बनता, Sn आता अपने पास 5/4 और 5 की पावर n माइनस वन, ये अपना सम ऑफ n टर्म्स आ गए। ठीक है जी, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो पूरा मामला समझ में आया अच्छे से। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाने का मतलब क्या है कि जो हमारा n होगा वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। तो आप जरा सोचो ये बात कि अगर 5 की पावर इन्फिनिटी की बात हम करते हैं, तो भाई 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625। अब ये चीज ऐसे अगर चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, तो वो तो जीरो, वो तो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। दैट मीन्स कि 5 की पावर इन्फिनिटी विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो जैसे बेटा ये सम ऑफ एन टर्म्स आप यहाँ लिखा देख रहे हो, अगर मैं ऐसे पूछता कि मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए है, तो हम क्या लिख रहे होते, 5 की पावर इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन 5 माइनस वन। तो ये कहाँ टेंड कर रहा होता बेटा, है ना, नीचे तो ये तो 5/4 और 5 की पावर इन्फिनिटी माइनस वन बन जाता। तो मतलब ये इन्फिनिटी को टेंड करने लगता। ठीक, बट वहीं पर अगर मैं ये क्वेश्चन अब चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना दूं कि भाई हमें ये सम निकालना है, 1/5, 1/5² 1/5³ अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, तो ये मेरे पास में एक प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसमें कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। आप सभी लोग देख सकते हो, इसका फर्स्ट टर्म बच्चों 1 हो गया, कॉमन रेशियो 1/5 है, और हम लेकर के चल रहे हैं n टर्म्स। मतलब अगर मैं इसके n टर्म्स का सम लिखता हूं तो ये कैसा बनेगा, a, ठीक, फिर 1 माइनस रेशियो की पावर n अपॉन 1 माइनस रेशियो, ये हमारा आंसर बन गया होता n टर्म्स का। ठीक है ना, तो अगर ये हमारा आंसर n टर्म्स का बन गया होता, तो इनफाइनाइट टर्म्स का आंसर क्या बनता। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में एक तरह से हम लोग ये लिख रहे होते, 1 माइनस 1/5 की पावर इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस 1/5। अब आप समझो 1/5 की पावर इंफिनिटी कहां टेंड करेगा, 1/5 की पावर इंफिनिटी कहां पे टेंड कर रहा होगा।
आप समझ गए थे कि भाई 5 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी को टेंड करेगा, डेट मीन्स 1/5 की पावर इंफिनिटी ये तो 0 को टेंड करना चाहिए। हाँ सही बात है, तो ये जो चीज है ये पूरी टेंड कर जाएगी 0 को। ठीक है, तो अगर ये 0 को टेंड करेगी तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 1/1 - 5। दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास 5/4। ठीक है, मैं यहां पर बस यही चीज समझाना चाह रहा था कि हम अगर कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना चाहें तो वो किस परिस्थिति में हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी और किस परिस्थिति में जो सम होगा वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो मेरे सामने यहाँ पर जो सिचुएशन आती है वो सिचुएशन ये समझाती है कि आप अगर ये सम लिख रहे हो a + AR + AR² + AR³ + AR की पावर n-1। ठीक है, अगर आप ये सम लिख रहे हो तो इसमें दो बातें होंगी। अगर आपका कॉमन रेशियो इसका मॉड 1 से बड़ा है, देखो मतलब कॉमन रेशियो अगर -2 भी होगा तो उसका मॉड तो 2 हो जाएगा जो कि 1 से बड़ा है, तो उस परिस्थिति में हम लोग n टर्म्स का सम वो तो ऐसे करके लिख लेंगे बच्चों, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये हमारा n टर्म्स का सम तो हम करके लिख लेंगे। इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम इस केस में निकालेंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। मतलब अगर इस केस में मैं आपसे बोलूंगा इनफाइनाइट टर्म्स का सम, क्या बोलोगे? अब आप देख रहे हो कि रेशियो हमारा 1 से बड़ा है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा, ठीक है ना, वो आपका टेंड कर रहा होगा या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को। सो ऑफ कोर्स लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे ही नहीं, बल्कि अब अगर इसमें ही हम एक सेकंड केस निकाल लाएं, समझिएगा बात को, अगर मैं इसमें ही एक सेकंड केस निकाल लाता हूं, सेकंड केस हमारा स्पेशल केस हो गया। ये क्या हो गया कि जब जो हमारा कॉमन रेशियो है इसका मॉड 1 से छोटा है। आप समझना ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए इवेंचुअली जब मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं n टर्म्स का सम, ठीक है ना, तो n टर्म्स का सम इस केस में हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस रेशियो की पावर n अपॉन 1 माइनस रेशियो। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर मैं बोलता हूं रेशियो की पावर इंफिनिटी, भैया आपका रेशियो का मॉड 1 से छोटा था, है ना, मतलब हाफ 1/3 -1/2 इस टाइप से था, तो जब आप उसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता कि चलो हम लोग इस केस में n टर्म्स का सम तो लिख ही रहे थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम लिखते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के सम के दौरान आप खुद नोटिस करते कि जैसे ये चीज आप लिख रहे हो और आपको ये पता है, कि आपका मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, तो ये r की पावर n बच्चों ये 0 को टेंड करने लगता है ना, नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया होता। तो अगर ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया होता तो यहां से जो आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बनता, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बनता, ये होता a फिर 1/1 माइनस r, ये अपना आंसर आ गया होता। ठीक है, ये हो गई होती बात। तो मतलब अब अगर कभी मुझे एक ऐसा स्पेशल टाइप का प्रोग्रेशन मिलेगा जिसमें जो कॉमन रेशियो है आपका उसका मॉडुलस है ना, मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से छोटा है, तो उन सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई हमसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का भी सम पूछता है तो हम बता सकते हैं और वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, ये अगर आपके मन में बात आ रही कि यार हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ते जा रहे हैं और उसके बाद भी आंसर फाइनाइट आ रहा, तो ये देखो ये वो सिचुएशन है कि आप जोड़ क्या रहे हो, आप बहुत सारे अमाउंट में चीजें जोड़ते जा रहे हो, बट हर बार जो चीज जोड़ते हो वो बहुत छोटी होती चली जाती है। वो नहीं कहते बूंद बूंद से घड़ा भर गया, तो ये समझना कि वो इतनी हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका साइज छोटा होता चला जा रहा था तो इवेंचुअली एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ वो टेंड कर गया। ठीक है, तो अभी आप यहां से समझना कि अब अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से देता है, ठीक है, जैसे आपको बोल दिया भाई 3 3 है ना, अप टू n टर्म्स, तो ये ठीक है, ये सम आप निकाल सकते हो आराम से। अप टू n टर्म्स के लिए आपने तुरंत लिख दिया 3 की पावर n-1/3 - 1, इसमें कोई इशू नहीं है। और जैसे ही मैंने आपसे बोला कि भाई
इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, आप तुरंत बोल दोगे कि सर देखो 3 की पावर इन्फिनिटी ये बन जाएगा, सो दिस विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो नॉट इट इज ऑफ नो यूज, ये किसी काम का नहीं रह गया। लेकिन वहीं अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं 1/3, या ऐसे कर देता हूं 1 + 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, या अप टू n टर्म्स बोल दो या अप टू इन्फिनिटी बोल दो। तो अब आप लोग सभी लोग समझ रहे होगे कि जो यहाँ पर अपना कॉमन रेशियो है, जो यहाँ पर कॉमन रेशियो है उसका मॉड आ रहा है 1/3, ठीक। तो ऐसे में अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना चाहेंगे तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा a/1 - r। सो व्हाट इज a तो था 1 और ये आ गया 1 - r मतलब 1/3, तो आंसर क्या बना यहाँ से 3/2, ठीक। तो ये परिस्थिति में अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक का भी सम निकालना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल हो जा रहा है, वही वाला सेम रीजन के कारण, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वहां पर हम इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ये सम पर ही आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, है ना, 3 टर्म्स आपने जीपी में लिए, सम 19 है, प्रोडक्ट 216 है, आपको वो नंबर्स पता लगाने। आप बात समझना, मैं 3 टर्म्स जो जीपी में ले रहा हूं वो ले लेता हूं ए आर और ए आर स्क्वायर, ठीक है जी। जीपी में मैंने ये 3 टर्म्स ले लिए। तो क्वेश्चन देने वाले ने क्या बोला कि भाई इन 3 टर्म्स का जो सम है वो 19 है, मतलब दिस मीन्स के a + AR + AR स्क्वायर ये वैल्यू 19 है। अच्छा, देयर प्रोडक्ट इज 216, मतलब दूसरी इक्वेशन क्या बन रही, a × AR स्क्वायर, दिस इज 216, ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी। अब देखो आप, हमें 2 अननोन मिल रहे हैं, एक a है और एक r है, 2 अननोन है और 2 इक्वेशंस हैं, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहां से भी ये आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो कि मैंने आप लोगों को एक चीज, बढ़िया चीज बताई थी, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो कि जब कभी हमें 3 टर्म्स किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मानने हैं तो हम क्यों ना उन 3 टर्म्स को इस तरह से ले लें, एक a/r ले लेते हैं, एक a ले लेते हैं और एक AR ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये तरीका गलत है या ये तरीका ऐसा कुछ है, नहीं, 19-20 ही अंतर पड़ेगा, बट 19 फिर भी ठीक है, कम समय लग रहा हमारे लिए, समय कम लगेगा या कंफर्टेबली हम उसको कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो आप देखना कि जब हमें दिया गया सम, है ना, तो सम तो चलो ये आ गया a/r + a + AR बराबर 19, प्रोडक्ट आ गया भाई a/r × a × AR, ये आ गया 216। अब मैं तो ये कहूंगा कि हम भाई पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, मतलब क्यों कि भाई r से r तो कट गया, यहाँ से सीधा सीधा a³ 216 आ जाता, विच इंप्लाइज के जो हमारा a होता, भाई इसका इकलौता रियल सॉल्यूशन क्या होता है, a is 6, ठीक है ना, ये 6 का क्यूब हो गया, तो यहां से a6 आ गया। अब अगर a6 आ गया तो जो हमारी पहली इक्वेशन है, इसको देखो, इसको हम क्या कर रहे हैं, पहली इक्वेशन आ गई है 6/r +6 + 6r, ये आ गया 19, या इसको सिंप्लीफाई कर ले, 6 कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा 1 + r + r² अपॉन r एंड दिस कम्स आउट टू बी 19, ठीक। तो यहां से हमारे पास क्या रहा भाई, 6r² + 6r + 6 इज 19r, या ये कह लो कि 6r² - 13r + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये वाली बात समझ में आई हो तो इसको अब हम लोग कैसे देख सकते हैं, यहां से आप लोग समझ गए कि अब इधर से रेशियो निकाल सकते थे हम लोग, ठीक है ना। तो जो रेशियो हमारा आ जाता, तो हमें टर्म से मिल जाते, क्योंकि देखो मेरे पास में फर्स्ट टर्म तो है ही, ठीक, मेरे पास में फर्स्ट टर्म है और
ये कितना हो जाता, इधर से अपने पास में क्या बनता, इधर से हमारे पास में रेशियो कितना आ जाता, 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर 169 माइनस 4ac, तो 36 4 144 बाई 2, सो दिस बिकम्स 13 प्लस माइनस ये आ गया 5 बाई 2, तो रेशियो या तो 13 प्लस 5 18 बाई 2 9 आता बच्चों, या रेशियो हमारा 4 आता। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपके पास में जो टर्म्स हैं, आपको a मिल गया है, a 6 हो गया, और रेशियो ये परिस्थिति में आप सॉल्व करके दिखा सकते थे। अच्छा 2 इंटू 6, सॉरी ये भी आना था। ठीक है, तो इधर से हमारे पास में ये आ गया 9 बाई 6, तो ये 3/2 बन गया एक तो रेशियो, और एक रेशियो 2/3 बन गया। तो रेशियो या तो 3/2 होगा या 2/3 होगा, दोनों सही टर्म्स आपको सेम मिलेंगे। तो इधर से आपको जो आपके 3 टर्म्स थे वो मिल जाते, जिनका सम आपका बन रहा था 19 और जो प्रोडक्ट था वो बन रहा था 216। तो जैसे ये पहला सवाल हुआ, इसमें हमने दोनों तरीकों से उसको करके देखा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे, जो नेक्स्ट है उसको देखिएगा। फॉर सीक्वेंस a1 a2 एंड सो ऑन, इसमें दिया हुआ है कि a1 हमारा 2 है और an प्लस 1/an ये 1/3 है। मतलब आप समझिएगा, a1 हमें 2 दे दिया गया है और an प्लस 1 अपॉन an ये हमेशा 1/3 रहने वाला है। खाली इतना देखने से आपको क्या लगता है, खाली इतना देखने से क्या लगता है, अगर आप लोग n को 1 डाल देते हो तो आप ये कह सकते हो कि a2/a1 ये 1/3 है। अगर आप n को 3 डाल देते हो या 2 डाल देते हो तो आप ये बोल सकते थे कि साहब a3/a2 या a4/a3 या a5/a4, ये सभी तो 1/3 चल रहा है ना। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये सारे ही 1/3 चल रहे हैं। तो इसका मतलब पहली बात तो ये सबको क्लियर हो जाती है कि राइट नाउ वी आर डीलिंग विद आ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो सब में रेशियो सेम चलता है, हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से डील कर रहे हैं। तो बस अब इसके बाद तो कुछ कहना ही नहीं है बेटा। सवाल ने पूछा क्या था कि एक सीक्वेंस है हमारे पास में जिसमें फर्स्ट टर्म a1 तो 2 हो गया, और ये रेशियो जो है ये रेशियो 1/3 दिया हुआ है। आप निकालो 1 से लेके 20 तक AR। तो मेरे पास में फर्स्ट टर्म तो पता ही था 2, रेशियो में निकाल चुका हूं 1/3, रेशियो में निकाल चुका हूं 1/3। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है, मतलब हमें ये चीज निकालनी, r इक्वल्स टू 1 से लेके 20 तक AR, मतलब ये चीज निकालनी है a1 a2 a3 a20 तक। ये सबको समझ में आई बात? या यहां से अब सम कितना बनेगा, अगर हम चेक करें उसको तो सम कितना आएगा, यहां से ये बन जाता हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 2, फिर 1 माइनस रेशियो हमारा था 1/3, तो ये 1/3 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/3। ये अपना आंसर आया बच्चों। देखो जो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आ रहा है वो ये है। ठीक, सो फाइनली दिस बिकम्स 3 टाइम्स 1 माइनस 1/3 की पावर 20, ये हो। ठीक है, तो वो लिखा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई हम लोगों को करना था इस तरीके से। अच्छा ये देखो क्वेश्चंस आजकल ये जेई मेन में 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ऐसे करके बोल देंगे, आप समझना दिया आपको फंक्शन के फॉर्म में है, बट स्टिल अगर आप ठीक से देखोगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही निकलने वाला है। कैसे निकलने वाला है, पहली चीज तो ये मन में आई। तो एक काम करते हैं, आप ना, आपको सबसे पहले उन्होंने एक फंक्शनल आइडेंटिटी दी हुई है जहां x और y नेचुरल नंबर्स होंगे। तो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x प्लस वाई इज f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक, तो भाई समझना बात को, अगर सारे नेचुरल नंबर्स के लिए आप ऐसा बोल सकते हो
कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और फिर आप बताते हो एफ ऑफ वन को 3, है ना, फिर आप एफ ऑफ वन 3 बता देते हो। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछता कि अच्छा ये बताओ एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे इसमें हम लोग, हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2। एफ ऑफ वन को हमने 3 ले लिया था और एफ ऑफ 2 अब हमें निकालना है इसमें। ठीक, फिर इस सवाल पे चलते हैं। पहले तो मतलब मेन चीज यही है कि एफ ऑफ 2 बताना है कैसे निकालेंगे, या एफ ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ 4 कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा, ये तो पता था कि ये चीज, ये एक फंक्शनल आइडेंटिटी है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। तो बेटे जब मैं x और y दोनों को 1 डाल देता हूं, मैंने x और y दोनों को उठा करके 1 डाल दिया, तो ये क्या लिखा है f ऑफ 2, सामने क्या आएगा f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, मतलब f ऑफ 1 का होल स्क्वायर। f ऑफ 1 क्या था 3 था, तो ये बन जाता 3 स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं x को 2 डाल देता हूं, ठीक है, और y को 1 डाल देता हूं, मैंने कहा अगर मैं x को 2 डाल देता हूं और y को 1 डाल देता हूं, तो ये क्या बनेगा, x को 2 डाल दिया y को 1 डाल दिया, तो ये बनेगा f ऑफ 3। ठीक, अब देखो यहां से क्या बनेगा, x को 2 डाल दिया y को 1 डाल दिया, f ऑफ 3, ये आ गया f ऑफ 2, f ऑफ 1। f ऑफ 2 कितना है, जो हमारा f ऑफ 2 है वो कितना है 3 स्क्वायर। f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 है हमारा 3, तो ये बन जाएगा 3 क्यूब। ऐसे ही अगर f ऑफ 4 निकालना होगा तो वो क्या बनेगा, f ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया, x को 3 डाल दो y को 1 डाल दो, या x और y दोनों को 2 2 डाल दो। हर हाल में जैसे मान लो तुमने x को भी 2 डाल दिया y को भी 2 डाल दिया, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 3 की पावर 4। तो तुम्हें समझ में आई ना बात, कि देखो चीज तो वही चल रही ना एक तरह से। अब हम लोग किससे डील कर रहे हैं बताओ। अच्छा, यहां से देखने पर क्या पता चला कि जो हमारा f ऑफ 1 था बच्चे वो 3 था, फिर f ऑफ 2 हमारा 3 स्क्वायर हो गया, f ऑफ 3 ये हमारा 3 क्यूब है, f ऑफ 4 ये हमारा 3 की पावर 4 है। तो बताओ ये कौन सा प्रोग्रेशन है, 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4, ये तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हो चुका है बच्चों, है ना। और अब ऐसे में जो सवाल था ये, दिस वाज द क्वेश्चन, कि यदि 1 से लेके n तक f ऑफ x का समेशन 120 है तो n बताइए, है ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर x बराबर 1 से लेके n तक f ऑफ x हमने किया और ये आंसर 120 आ रहा है, तो फाइंड n। अब आप समझ लेना, जब आप x को 1 डालोगे तो ये f ऑफ 1 बन जाएगा, फिर आपने x को 2 डाला, फिर 3 डाला, और ऐसे करते करते आप आ गए f ऑफ n तक, ये आ गया 120। अब आप बताओ ये चीज असल में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही तो लिखी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया, वो हो गया 3, कॉमन रेशियो क्या हो गया, वो भी हो गया 3, n टर्म्स का सम लिखना था तो क्या लिखते 3 की पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, एंड दिस इज 120। मतलब बेटा यहां से इस जगह से हमें n निकालना था, तो देखो ध्यान से, ये ऐसे ही तो बनता 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 बाई 2 इज 120, या 3 की पावर n माइनस 1 ये आ जाता अपने पास 80, मतलब 3 की पावर n 81 हो जाता, या दिस इंप्लाइज व्हाट, ये क्या इंप्लाई करेगा कि n आपका 4 हो गया, जो n है वो 4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें मेरा क्या कोशिश थी, मेरी कोशिश थी कि आप लोग ये चीज आइडेंटिफाई कर पाओ, आप लोग ये चीज आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्वेश्चंस में जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन मिलेंगे तो वो इस तरीके से भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखा सकते हैं आपको, बोलेंगे नहीं कि वो जीपी है, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा, या फंक्शनल आइडेंटिटीज के फॉर्म में देंगे तो इस तरीके से देकर के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चंस करवा सकते हैं। अब अभी और तरह के क्वेश्चंस भी हैं, देखिए ये स्ट्रेट टाइप क्वेश्चंस हो गए जो हमें इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स के लिए सम निकालना होता है। तो आप तो सब लोग समझ ही रहे कि जब हम इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स के लिए सम निकालते हैं
तो वो सिर्फ उसी परिस्थिति में पॉसिबल है जहां कॉमन रेशियो का मॉड 1 से छोटा होगा, तभी हमारे पास एक फाइनाइट सम आएगा, अदरवाइज तो सब इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो आप सभी लोग इस बार यहां पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, पहले इसको देखो आप। पॉइंट नंबर 1, क्या तुम्हें ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है? तुम करके देख लो। सेकेंड टर्म माइनस एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म एक्स है, तो रेशियो कितना आ रहा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, मतलब माइनस एक्स। रेशियो कितना आ रहा? एक्स क्यूब अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स। तो हाँ भाई, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये एक ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म तो एक्स हो गया और रेशियो माइनस एक्स हो गया। और बच्चों, हम लोगों को इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना था। तो अगला सवाल उठता है कि क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम पॉसिबल है? तो उसके लिए समझना, रेशियो का मॉड मतलब कि माइनस एक्स का मॉड या एक्स का मॉड, ये 1 से छोटा होना चाहिए। क्या हमें सवाल में दिया गया है ये? जी हाँ, दिया गया है। मतलब दे आर सेइंग कि हाँ भाई, जो आपका कॉमन रेशियो चल रहा है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है। तो मतलब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक का आंसर निकाल सकते थे। तो वो आंसर क्या बनता? a अपॉन 1 माइनस आर। नाउ व्हाट इज a? a क्या होगा? वो हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस, और रेशियो क्या था? माइनस एक्स। तो आंसर आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें बस किस बात का हमें ख्याल रखना था कि भाई इनफाइनाइट प्रोग्रेशन का सम केवल तभी निकाल सकते हैं जब जो हमारा कॉमन रेशियो होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा। अच्छा, इसी तरीके से इसको देखो जरा, एक नजर में पहले तो ये पहचानो कि ये एक आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है या नहीं। 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/9, 4 की पावर 1/27। डू यू फील दैट दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? क्या आपको लगता है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है? देखो जी, ऐसा है कि ये प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, ये सम नहीं लिखा हुआ, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना। अब आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से याद होगी कि अगर मैं a की पावर m इंटू ए की पावर n बोलता हूं तो ये a की पावर m प्लस n बन जाता है। ये तो सभी लोगों को अच्छे से याद है। तो इस हिसाब से क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये 4 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है? नहीं समझे बात को? भाई ये सारी पावर्स का सम हो जाएगा। अब तुमको इस चीज को देखना है। तुम्हें ये अलग से समझ में आने लगा कि देखो, ये एक इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, मतलब 1/3, फिर 1/3 स्क्वायर, फिर 1/3 क्यूब, और ऐसे अप टू इन्फिनिटी। वी आर हैविंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म 1/3 है, जिसका रेशियो वो भी 1/3 है। हमें इसके इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम निकालना। तो ये क्या बनेगा? a अपॉन 1 माइनस आर। a कितना बना? 1/3। रेशियो क्या बना? 1 माइनस 1/3, मतलब 2/3। तो बेटा ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, आंसर आ गया 1/2। तो मतलब तुम ये जो देख रहे हो ना, ये जो चीज देख रहे हो ना, इसका आंसर 1/2 आ रहा है। तो जो हमें चाहिए वो क्या बन जाएगा? 4 की पावर 1/2, मतलब कि 2। जो हमें चाहिए वो चीज 2 बन जाएगी। ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये बी वाला क्यों छोड़ दिया है? नहीं, बी वाले के लिए मुझे कुछ और बढ़िया चीज सिखानी थी, इसलिए मैंने उसको बात के लिए रखा था। अब देखो, पहले मैं सिखाता हूं, फिर वापस इस सवाल पे हम लौट के आएंगे। देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बोल दो, है ना, या परिमेय संख्या तुम लोगों को याद होगा। तो रैशनल नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? मतलब नंबर्स
represented in the form P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are relatively prime या co-prime integers। ठीक, सवाल उठा कि इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूं। देखो ऐसा है कि जैसे अगर मैं आपको बोलता कि आप 4/3 करो तो 4/3 का आंसर आता है 1.33333 ऐसे अप टू इंफिनिटी। तो जब कभी कोई वैल्यू ऐसी होने लगे ना तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग एक्चुअली में क्या हुआ कि ये नंबर अब ना 3 यहां पर रिपीट होने लगा तो इट इज रीऑकरिंग, बार बार हो रहा है, तो रिकरिंग उसको हमने नाम दे दिया। अब जो बात है वो समझना कि इसी चीज को लिखने का एक तरीका ये हो गया 1.3 और बार 3 पे बार चढ़ गया, मतलब इसका हो गया कि 3 जो है रिकर करेगा, यहाँ पर बार बार होता रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूं कि भाई 1.32 इस पे बार चढ़ा हुआ है तो ये एक्चुअली में लिखा क्या है, ये लिखा है 1.32323232 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। ओके, तो अगर ये वाली बातें समझ में आ रही हो तो अब कभी अगर मैं ही आपसे ये बात पूछता, अगर मैं ही आपसे ये वाली बात पूछता कि भाई ये बताओ, जैसे हमारे पास 1.33333 एंड सो ऑन है या 1.3 का बार है, इसे इसके रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मतलब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मतलब सीधी बात है कि ये 4/3 लाके दिखाओ इसको, तो कैसे लाते आप लोग इसको? 4/3 लाना होता तो कैसे लाते? तो देखो एक तरीका तो था जो आप लोग इससे पहले छोटी क्लासों में पढ़ते थे, मैं वो तरीका भी सिखा दूंगा आपको, लेकिन हाल फिलहाल हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से डील कर रहे हैं, तो मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला मेथड भी आपको दिखाना होगा। आप समझना बच्चे, ये चीज जो लिखी हुई है आपके सामने, पहले तो क्या इसे ऐसे देख सकते हो आप कि ये लिखा है 1, फिर 0.3, फिर 0.03, फिर 0.003, फिर 0.0003 और ऐसे चलते चले जा रहे हैं हम लोग, कहां तक पहुंच गए? अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, हाँ भाई देखो ना, आप अगर आप इनको जोड़ते 0.3 और 0.33 तो ये 0.33 बन जाता, ये 0 पॉइंट यहां तक आ जाता 0.333 और आगे 3333, तो ऐसे वो अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा। अब अगर आप आइडेंटिफाई करो तो देखो यहां से लेके यहां तक एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म 0.3 है और जिसका रेशियो 1/10 है। भाई देखना ना 0.03 अपॉन 0.3, ठीक है ना, तो रेशियो 1/10 हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मुझे इस खाली सीरीज का सम निकालना होता तो मैं ऐसे लिख लेता कि भाई एस इन्फिनिटी जो हो जाता हमारा, डेट विल बी a अपॉन 1 माइनस आर। रेशियो यहां पर 1/10 है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स तक का सम निकाला जा सकता था आराम से। इसे मैं लिख लिया 0.3 अपॉन 1 माइनस 1/10, मतलब कि ये बन गया 0.3 अपॉन 9/10। अब 10 ऊपर भेज दो तो ये बन गया 3/9 या 1/3। तो हमारा असल में आंसर अब क्या बनेगा? 1 + 1/3, मतलब कि 4/3। बच्चों देखो ये आंसर आ गया, द आंसर इज 4/3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं याद है 4/3 से ही मैंने इस चीज स्टार्ट की थी। तो एक तरह से हमने क्या किया, हमने इसको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में लिख करके इसको एवेल्यूएट किया और इसका रैशनल जो फॉर्म था वो हमने लिख लिया वहां पर। जैसे जो सवाल हमारा था एक्चुअली में, उसमें हमें 2.357 को एक्सप्रेस करना था रैशनल फॉर्म। तो मतलब देखिएगा
अब मैं 2.357 को रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं, 2.357 बार। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2.357 357 357 357 और ऐसे अप टू इन्फिनिटी जा रहा होगा ये। मैंने फिर आपसे वही बोला कि भाई हम इसको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह से देख सकते थे, जहां लिखा होता 2 प्लस 0.357 प्लस 0.000357 प्लस 0.00000357 और ऐसे हम जा रहे होते अप टू इन्फिनिटी तक। तो देखो बेटा, यहां तक तो एक इनफाइनाइट टर्म्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तैयार हो चुका होता, इस जगह तक एक इनफाइनाइट टर्म्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तैयार हो चुका होता। तो मतलब जब हम इसका सम निकालते तो वो तो सिंपली a अपॉन 1 माइनस आर आ चुका होता ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टर्म बनेगा वो बनेगा 0.357 और जो कॉमन रेशियो बन रहा है मतलब दिस अपॉन दिस करोगे तो 1 अपॉन 1000 आ जाता है ना। आप खुद देखो ना, 0.000357 डिवाइड बाई 0.357 तो 1 बाई 1000 बन गया ये। तो ऑब्वियसली 1 से तो छोटा ही है, तो सम ऐसे लिखा जा सकता था। तो मैं क्या लिख रहा होता यहाँ पर 0.357 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 1000, मतलब कि ये बन गया होता 357 बाई 999। अब ये वाली बात तो सभी लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अब इधर से हम लोग जो हमारा रैशनल फॉर्म था वो कन्वर्ट करके लिख सकते थे। तो ऐसे में अगर कभी भी सवाल आएंगे कि आप भाई इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम ये तरीका अपनाएंगे उसको करने का। हाँ, एक बात ये जरूर आई कि भाई क्या इस तरीके से करेंगे हर बार, तो ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। आप छोटी क्लासेस में ये वाली चीज भी पढ़ चुके हो कि जैसे चलो मान लो 1.33 यही हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, तो आप इसको p पढ़ लो। अब इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप 10p लिखते तो ये बन जाता 13.3333 अप टू इन्फिनिटी। भाई देखो ध्यान से, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, दोनों जगह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास। तो अब अगर मैं ये वाली इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, मतलब 10p माइनस p करने को बोलता आपसे, तो आप लिख रहे हो 9p और यहां से 13 माइनस 1 ये बन जाता 12 है ना, 0.333 ये तो इससे कैंसिल हो जाता। तो देखो ऑटोमेटिकली p जो है हमारा वो 12/9 या 4/3 बन रहा होता। तो एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, मैं तो खुद ही आपसे बोल रहा हूं कि ये तरीका अपना उससे जल्दी कर लोगे, क्यों आप उसे जीपी बनाना चाहते हो। बट बात यह है कि आप जब अपने क्वेश्चंस करोगे टेक्स्ट बुक्स में तो वहां पर ये दिए रहते, वहां आप ऐसे करोगे तो ठीक नहीं रहेगी बात। आपके स्कूल में ये सब चीजें आ सकती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से तो ये आता नहीं है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से तो जो इससे पहले 2 सवाल मैंने कराए थे वो आ सकते हैं, और आगे अब जो कराऊंगा वो आ सकते हैं। ये सब चीजें कहाँ पूछी जाती हैं? स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में इसके क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पर अब अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये क्वेश्चन मिल रहा है और हम उसे ऐसे करेंगे तो टीचर हो सकता हो कि बोले कि नहीं भाई ऐसे नहीं करके आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो इसलिए मैंने वो दोनों बातें आपको सिखा दी। बाकी हाँ, ये अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जहां ये मिलते हैं वहां पर बेस्ट तरीका है कि आप उसको ऐसे ही करो। ठीक है सर, चलिए अब देखिए आगे। एक्स हमें दिया हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक, मॉड ऑफ ए 1 से छोटा है। वाई दिया है 1 प्लस बी स्क्वायर ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक, और मॉड ऑफ बी 1 से छोटा है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गई। ये मॉड ए 1 से छोटा दिया है या मॉड बी 1 से छोटा दिया है, आप भी समझ रहे हो कि ये वाली इंफॉर्मेशन देना क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। तो आप देखना कि हमें अब 1 प्लस ए बी ये चीज को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। मतलब एक्सप्रेस दिस सम, इस सम को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। तो बेटा समझना, सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो हमारा एक्स क्या बन गया, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और रेशियो ए हो गया। तो ए अपॉन 1 माइनस आर के हिसाब से फर्स्ट टर्म तो हो गया 1, रेशियो हो गया ए, तो देखो यहां से एक्स आ गया। सिमिलरली वाई क्या आ जाता,
एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म 1 हो गया और रेशियो b हो गया, तो y हो जाता 1/1 माइनस बी। अब ये परिस्थिति में जरा ध्यान से देखो, यहां से हमारे पास क्या आ रहा कि 1 माइनस ए हो गया 1/x, या a हो गया 1 माइनस 1/x। सिमिलरली इसको देखो, अब 1 माइनस बी हो गया 1/y, या b हो गया 1 माइनस 1/y। ठीक है जी। और मैंने आपसे क्या बोला था कि ये जो सम देख रहे हो आप, इस सम को आपको एक्सप्रेस करना है ए बी के टर्म्स में, सॉरी एक्स वाई के टर्म्स में। तो देखो ये जो सम लिखा हुआ है ये भी अलग से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, ए बी, फिर ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल क्यूब। तो आप अलग से देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो तो 1 हो गया, और जो कॉमन रेशियो है वो ए बी हो गया। और ऑब्वियसली कॉमन रेशियो का मॉड 1 से छोटा ही होता क्योंकि अलग से दिए हुए थे हमें। तो इसमें भी बच्चों हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो तरीका हमारा होता था निकालने का, उसे हम लोग यूज कर सकते थे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम जब हम यहां लिखते तो वो लिखते a/1 माइनस आर, और क्योंकि हमें इसे एक्सप्रेस करना था x और y के टर्म्स में, तो आगे ये ऐसे लिख लिया जाता, a हो जाता 1 माइनस 1/x, b हो जाता 1 माइनस 1/y, और अब इसको हम लोग ठीक से लिख लेते। ठीक है जी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते तो आपको इसका जो कन्वर्जन था इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई वो मिल जाता। चलिए आगे देखिए, जैसा कि हर बार होता है कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जैसे, तो उसमें सबसे पहले तो जो एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो कराता हूं। क्वेश्चंस क्योंकि हम लोग मैथ्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स, जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होंगी, उनमें जितना भी जो वेरिएशन होगा क्वेश्चंस का, वो सारी चीजों को कलेक्टिवली यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं हर बार। ठीक है ना। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस आज अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खोल के देखोगे, यही क्वेश्चंस या इस जैसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। मतलब द क्वेश्चंस मस्ट बी इन्वॉल्विंग सेम या सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो आप देखना, ये तो साफ साफ समझ में आ गया कि भाई ये हमारे पास में फर्स्ट टर्म हो गया a 0.4, रेशियो रेशियो हो गया 1/100। ठीक, तुरंत आंसर आ जाएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए, सभी लोग इसको एक बार आइडेंटिफाई करिए, है ना। अब क्वेश्चंस थोड़ा सा हमारे ठीक होने लगे, मतलब चल अभी हम स्कूल लेवल पे ही रहे, बोर्ड लेवल पे ही रहे, बट क्वेश्चंस थोड़ा सा जो उनका स्टैंडर्ड था वो थोड़ा ठीक होने लगा। इसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, है ना। इसमें आइडेंटिफिकेशन करो कि भाई कैसे इस जीपी का सम निकाला जाए, या ये जीपी है भी या नहीं है। whether it is a GP or not। भैया हम तो यही बोलेंगे, सबसे पहले जैसे हमने 2 लिख लिया, फिर अब ये 2 वाले सारे एक साथ लिख लो, जैसे 1/2 लिख लिया, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 2 वाले सारे एक साथ लिखो, वो भी इनफाइनाइट टर्म से जा रहे होंगे, जाने दो। ऐसे ही फिर 3 वाले भी एक साथ लिख लो। देखो आपने ये सोच ही लिया था ना, ये आपका भी हो ही गया था, मतलब उसमें कुछ ऐसा था नहीं। अब ये 2 इन दोनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में किसी के साथ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो हम लोग इसे तो लिखेंगे अलग। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, इन अ जीपी। सिमिलरली ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इन अ जीपी। तो बस अब तो क्या है, इनको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कर लेंगे आप लोग। मतलब कहने का ये कि देखो ये बन जाता हमारा 2, फिर ये क्या हो गया a/1 माइनस आर हम लगाएंगे तो a तो आ गया 1/2, 1 माइनस रेशियो 1/2 हो गया, और उधर पे a/1 माइनस आर तो a तो आ गया 1/3, रेशियो 1/3 हो गया। बस ये सिंपल चीज हो गई। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जैसे कैसे आइडेंटिफाई किया कि भाई टर्म्स जब आपके सामने आए तो एकदम से तो आप उनको अलग अलग करके नहीं देखे, आपको ऐसा लगा कि जीपी है भी कि नहीं है। फिर एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन में समझ में आया कि अगर सारे 1/2 एक साथ कर ले, 1/3 एक साथ कर लें, तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, और वो भी इनफाइनिटली मेनी टर्म्स का। तो बड़े सरलता से आपने उसको फिर कर पाया। अब आगे देखिए, एक बार इसको अच्छे से देखिए, अब यहां से थोड़ी ठीक होने लगी चीजें।
हमको सबसे पहले ये पता करना है कि वेदर दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और नॉट। फर्स्ट इंस्टेंस पे ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जीपी नहीं है, ठीक है ना भाई। आप खुद ही देखो ना, 66/6 करोगे तो 11 आ जाएगा, 666/66 करोगे तो 11 थोड़ी ना आएगा, वो तो 111/11 111/11 आएगा। तो रेशियो तो चेंज हो गया ये। अगर रेशियो चेंज हो गया इट सिंपली मींस व्हाट, कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है और जीपी में ही सवाल दिया हुआ है। हाँ भाई देखो सुनो, जीपी से ही हो भी जाएगा, जीपी में ही क्वेश्चन दिया है, जीपी के तरीकों से ही होगा। अब हम उस तरफ के क्वेश्चंस पे जा रहे हैं जहां पर हमें थोड़ा सा सीधे फॉर्मूले अप्रोच वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, हमें सोचना होगा और फिर उसके जवाब देने होंगे। मतलब बात सुनिएगा ध्यान से, ये सब छोड़ो, पहले ये करते हैं। अप टू एन टर्म्स तक जाना है हमें। 9 + 99 + 999 9999 ऐसे करते हैं, एन टर्म्स तक जाना। ये देखो पहले तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें मन में लग रहा होगा यार ऊपर 6 लिखा था नीचे 8, फिर तुमने 9 लिख दिया, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। नहीं नहीं सुनो, ये सभी सवालों में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होता है। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जीपी तो नहीं है, बट और ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब आप इसे जीपी बनाना है, हम लोग इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। बट कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो चीज को समझना थोड़ा सा। ऐसा है कि इस 9 को अगर मैं आपको बोलता कि यार हम इसको 10-1 लिखेंगे, ठीक है ना, समझना बात को, ये 9 हमारा 10-1 हो गया, फिर ये 99 ये 10² - 1 हो गया, फिर 999 ये 10³ - 1 हो गया, ये 10⁴ - 1 हो गया। और ऐसे करते करते जो इसका nth टर्म होता बच्चों वो 10⁻n - 1 हो जाता। क्या मैं बात बताना चाह रहा हूँ समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, अब इसमें जो ये 10 10² 10³ 10⁴ ऐसे करते करते वहां 10⁻n तक जा रहे हैं, इनको एक साथ करके लिख लो, मतलब 10 10² 10³ इनको एक साथ करके लिख लो इस प्रकार से, और 1 1 1 सारे एक साथ इकट्ठे करके लिख लो, -n करके लिख लो। भाई इधर पे तो वो जीपी लगी नहीं रही थी देखने में, इधर तो लग रहा था कि यार जीपी कहाँ है ये, क्योंकि 99/9 ये 11 हो गया और ये 111/11 हो गया। लेकिन उसको जैसे ही हमने ऐसे एडजस्ट करना शुरू किया कि भाई ये 10-1 लिखा है, ये 10² - 1 है, ये 10³ - 1 है, ये 10⁴ - 1 है, वो 10⁻n - 1 है, तो सारे ये 10 10², 10³ 10⁴ 10⁻n ये तो हमने एक साथ लिख लिए, और 1 1 1 सारे इकट्ठे करके -n बना लिया। अब आप कम से कम ये तो आइडेंटिफाई कर ही पा रहे होगे कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक। ये तो सबको मजा आ गया देख के, सभी लोग समझ गए इस बात को कि भाई ये तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 10 और रेशियो भी हो गया 10 और नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n, तो 10 × 10⁻n - 1/10 - 1 ये हमारा सम आ गया इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और -n हो गया, ठीक। तो देखो ये जीपी नहीं थी, बट जीपी के मेथड से ही हमने इसका सम निकाल लिया इस एडजस्टमेंट के साथ। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि आपको ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपने दिमाग में रखना ही है हर हाल में। अब आप मन में सोच रहे होगे कि यार लेकिन ऊपर जैसे 666 दिया हुआ है, तो अभी इसमें क्या करेंगे फिर हम, इसमें कैसे हम उसको ऐसे बनाएंगे 10-1 या 10² - 1। नहीं सुनो, उसकी भी रेमेडी है ना। जैसे आपका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन है आपके दिमाग में 666 666 ऐसे अप टू n टर्म्स तक हम लोग जा रहे हैं, समझना मेरी बात को। अभी आप क्या करो, अभी आप इसमें 6 कॉमन ले लो पहले तो बेटा, पहले इसमें से 6 कॉमन लो, तो 1 फिर 11 फिर 1 1 1 फिर 1 1 1 1 और ऐसे हम जाएंगे अप टू n टर्म्स तक, ऐसे हम चले जाएंगे अप टू n टर्म्स तक।
तो आपने क्या किया, आपने इसमें सबसे पहले 6 कॉमन लिया और उसे ऐसे लिख लिया। अब क्या करें, अब आप 9 से डिवाइड करो और 9 से मल्टीप्लाई करो। मतलब आप यहाँ पर 6/9 कर दो और अंदर आप 9 भेज के इसको ऐसे लिख लो, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, सॉरी अप टू n टर्म्स। ठीक, अब तो कुछ करना नहीं बेटा, अब तो तुम समझ ही गए कि ये तो अभी हल किया ही था तुम लोगों ने, यही तो लिया हुआ है इसका, तो बल्कि ये आंसर भी निकाल लिया हम लोगों ने। तो इसके बाद तो फिर ये स्टेप्स पूरे पता ही थे, तो आंसर क्या आता, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n, और बाहर क्या मल्टीप्लाई होगा, 6/9 या 1 या 2/3। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक, मतलब जैसे कहने का ये है कि मान लो ये सब निकालो। ठीक, एक बार मैं आपको इसका मौका दे रहा हूं कि एक बार आप जल्दी सोचो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। अब तो दिखाई देने लगा होगा ना। बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने। जैसे यहां पे 6 कॉमन लिया था, यहां हम लोग 8 कॉमन ले लें, मतलब 1 प्लस 11 प्लस 111 अप टू n टर्म्स। फिर कहानी पूरी समझ में आएगी आपको कि अब हमें 9 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर लेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसके आगे की कहानी तो बच्चों वही हो गई, सेम कहानी रिपीट हो गई यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये वाली बात आप लोग अगर समझ गए तो आप जैसे इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। चलो वेरी गुड। अब हम कुछ नया देखते हैं। देखो सेम चीज चल रही है, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसे सवाल देख रहे हैं जो या तो थोड़े टिपिकल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हैं, या फर्स्ट इंस्टेंस पे हमें यही समझ नहीं आता कि इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे लगाना है, क्या लगाना। जैसे अब इसको देखो, यू आई प्लीज आइडेंटिफाई, मतलब इसमें आपको लग रहा है कि यू आर डीलिंग विद अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी ये कहां लग रहा था कि वी आर डीलिंग विद अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको भी देखो ध्यान से, क्या इसको देख करके लग रहा है आपको ऐसा, मतलब आप एक तरफ 2/3 लिख रहे हो, फिर आप 8/9 लिखते हो, देन 26/27, फिर 80/81, और ये आप अप टू n टर्म्स तक जाना चाहते हो। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एकदम से आता है, आपने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, आपको लगता है कि देखो डिफरेंस सेम नहीं चल रहा है, वो तो साफ साफ समझ में आ रहा, रेशियो भी कहां सेम चल रहा है, 8/9 डिवाइड बाई 2/3 ये उतना नहीं आएगा जितना 26/27 डिवाइड बाई 8/9 आएगा, है ना भाई, वहां 13 बन जाएगा, यहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, तो मामला गड़बड़ हो गया यहाँ से। तो मतलब रेशियो भी सेम नहीं चल रहा, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। बट हाँ, अब अगर हम एक बार केयरफुली उसे एग्जामिन करें, जैसा अभी पीछे के सवालों में मैंने किया कि कुछ एडजस्टमेंट्स हम ऐसे करते हैं जिससे कि हम उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना लेते हैं। ठीक, तो देखना वो एडजस्टमेंट यहाँ क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि इसे हम लिख लेंगे 1 माइनस 1/3, इसे हम लिख लेंगे 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का क्यूब, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 की पावर 4, और ऐसे हम कहां तक चले जाएंगे, अप टू n टर्म्स तक चले जाएंगे। मतलब क्या निकल रहा है इसका, मतलब निकल रहा है कि देखो ये जितने 1 देख रहे हो ना एक साथ लिखे हुए, इन्हें एक साइड लिख लो, एक साथ लिख लो, मतलब तो 1 1 1 मिलके तो ये n बन जाएंगे, और माइनस ब्रैकेट खोल के आप देखो क्या आ रहा, 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, ये अप टू n टर्म्स तक चला जाएगा। ये आ गया अपने पास पूरा हिसाब किताब। तो n तो अपनी जगह है, और ये n टर्म्स का सम हमें लिखना है। तो ये तो यार आप लोग बड़े आराम से कर लोगे, क्या लिखा हुआ है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म 1/3 है, जिसका रेशियो भी 1/3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स n है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट क्या था कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई ये 2/3 को 1 माइनस 1/3 पढ़ना है, ये 8/9 को 1 माइनस 1/9 पढ़ना है, या ये 26/27 को 1 माइनस 1/27 पढ़ना है। इस तरीके से ये गाड़ी आगे बढ़ानी है। अच्छा, जहां तक था दूसरा सवाल, अब दूसरा सवाल क्या है, अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो सिर्फ इसका साइज जो है वो मैटर कर रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पर।
ठीक है ना। दूसरे सवाल में और कोई विशेष बात है ही नहीं, अगर कोई बात है तो वो सिर्फ उसका साइज है, मतलब इट इज इजी टू आइडेंटिफाई कि वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। बस इतना सा अंतर पड़ रहा है उसको कि उसका साइज बहुत बड़ा हो गया, इस तरह से लिख दिया। अब आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास जो हमारा लेक्चर 6 था उसमें बिल्कुल लास्ट में इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था, अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। देखो हमने ये क्वेश्चन किया था, जैसे a की पावर n-1, फिर a की पावर n-2 इंटू बी, फिर a की पावर n-3 इंटू बी स्क्वायर, फिर a की पावर n-4 इंटू बी क्यूब, और ऐसे करते करते बेटा हम चले गए थे b की पावर n-1 तक। तो ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। तो इस परिस्थिति में आप देखो कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म हम ले लिया करते थे a की पावर n-1 को, और जो रेशियो बनता था हमारा वो दिस अपॉन दिस, मतलब कि b अपॉन a हो जाया करता था, ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में यहाँ क्या हो गया, जो फर्स्ट टर्म हो गया, इसको देख लो ना, बस इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया हुआ था हम लोगों ने। तो मेरा जो फर्स्ट टर्म बन गया वो बन गया एक तरह से x+2 की पावर n-1, और जो रेशियो आ रहा है मेरे पास, रेशियो आ गया x+1 अपॉन x+2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए तो आप खुद ही देखो, n-1, x+2 की पावर n-1, n-2, n-3, ऐसे करते करते x+2 की पावर 0 आ गया। अब 0, 1, 2 से लेके n-1 तक जा रहे हो, तो टोटल तो n टर्म्स ही कहलाए ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स n हो गए। तो जो हमारा सम बनता वो क्या बनता, a फिर रेशियो की पावर n-1 अपॉन रेशियो -1, ठीक है ना। तो a तो हमारा x+2 की पावर n-1 हो ही गया था, और इसको लिख लेते हैं 1 माइनस रेशियो की पावर n अपॉन 1 माइनस रेशियो करके, क्योंकि वो रेशियो हमारा x+1 बाई x+2 बन रहा है। सो दिस बिकम्स 1 माइनस x+1 बाई x+2 की पावर n अपॉन 1 माइनस x+1 बाई x+2। देखो बेटा, तो अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो, सिंप्लीफाई करो उसको, ये सिंप्लीफिकेशन में क्या बन जाएगा, जैसे मेरे पास में यहाँ पर एलसीएम लेते तो इसको ये ऐसा लिख सकते थे, x+2 की पावर n-1, ये आ जाएगा x+2 की पावर n माइनस x+1 की पावर n अपॉन x+2 की पावर n, एक यहाँ आ गया, और ये बन जाता x+2 माइनस x+1 अपॉन x+2, ये आ गया। देखो अब आप देखो, इससे यहाँ एक x+2 बचता, वो एक x+2 इससे कट जाता, तो ये पूरा खत्म हो गया, ये चीज 1 बन जाती, तो हमारे पास क्या रह गया, x+2 की पावर n माइनस x+1 की पावर n, बस ये रह गया रिजल्ट हमारा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक तरह से दूसरा लेक्चर है हमारा, जहां हमने nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के प्रॉब्लम्स को किया है ना। सम ऑफ n टर्म्स में हमने इनफाइनेटली मेनी टर्म्स तक के सम को भी निकालना सीखा। आई एम नॉट सेइंग कि अभी प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, देखो मैंने आपसे कहा ना कि मैथ्स से बेटा ये, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर अप कर रहा हूँ, तो समय तो लगेगा लेकिन सीखोगे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। नेक्स्ट कमिंग क्लास में जो हम लोग अपना वो लेंगे nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज फिर आधारित चीजें पढ़ेंगे भी, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो आपके प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं जेईई एडवांस में या मेंस में, उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। तो 8th क्लास में हमारा एजेंडा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही रहेगा, और मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ कि आप लोग जो आपका टेक्स्ट बुक है ना, जो भी बुक आपके यहाँ चलती हो, उसमें ये चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस एक बार देखो और लगाओ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लेक्चर्स ठीक से देख रहे होगे, नोट्स प्रॉपर बना रहे होगे, तो क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो रही होगी, होने लगेंगे क्वेश्चंस आपके। ठीक है बच्चों, टिल देन है ना, हम लोग ये लेक्चर्स अपने कर लें, नोट्स बना लें, क्वेश्चंस वगैरह कर लें, ठीक है, और अब मिलते हैं 8th लेक्चर में। चलिए।